नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज है 30 दिसंबर। आप जानते हैं दिसंबर का लास्ट चल रहा है, एक दिन शेष है। 31 दिसंबर आपका लास्ट होता है। 1 जनवरी तो आपका 2024 में प्रवेश करवा देगा, यानी 1 जनवरी न्यू ईयर को ही आता है, नया साल ही प्रवेश करता है। 30 जनवरी और 30 दिसंबर में एक महीने का गैप होता है। इस 30 दिसंबर को क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा पढ़ लें, जिससे और बढ़िया काम आपका बढ़ जाए। मित्रों, आप जानते हैं भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे मित्रों। दरवाजे वही हैं जो आपके कर्मों का तूफान पैदा होगा, उसी से खुलेंगे मित्रों। तो ये बात याद रखिएगा। आपने 148 का सपना सजोया है और 148 पदों पर आपको सिलेक्शन अगर लेना है मित्रों, तो फिर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कर्मों का तूफान थोड़ा ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। आज की इस क्लास में हम लोग फ्रांसिस न्यूटन सूजा को पढ़ेंगे। FN सूजा समसामयिक कलाकार हैं। SH रजा हैं, सैयद हैदर रजा का भी रिवीजन होगा। रविंद्र बाबा हैं, रविंद्र बाबा जिन्होंने बहुत कम समय में 2500 से ज़्यादा रचनाएं बनाई, उनको पढ़ेंगे। इनके साथ अमृता सहगल का सुपर फास्ट रिवीजन होगा मित्रों। तो अमृता सहगल भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत का पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय को भी हम लोग पढ़ेंगे, यामिनी रंजन राय को भी पढ़ेंगे। गगनेंद्र बाबू को भी पढ़ेंगे। गगनेंद्र नाथ आप जानते हैं मित्रों, भारत के पहले कार्टूनिस्ट हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय साहब को भी पढ़ेंगे और इसके साथ रणवीर सिंह बिष्ट, और रणवीर सिंह बिष्ट के साथ साथ एक पूरी उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को पढ़ेंगे। तो सुदर्शन पटनायक का भी सुपरफास्ट रिवीजन होने वाला है। डेट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, और इस डेट में अगर क्लास किया जा रहा है तो ये समझ लीजिए बहुत अच्छी क्लास होगी, तभी किया जा रहा है। कंप्लीट रिवीजन की तरफ हम देख रहे हैं। 30 को आपका ये डाटा होगा और 31 तारीख को 2 बजे आपकी क्लास चलेगी, जिसमें विकास भट्टाचार्य, सतीश गुजराल, मकबूल फिदा हुसैन, सुखबीर सिंगल, बहुत सारे नाम उसमें भी आएंगे। तो वहाँ पर भी 25-30 कलाकार देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये क्लास भी बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो मित्रों, इससे पहले कि सपने सच हों, सपने देखने पड़ते हैं। सपने आपने देखा 148 का, अब इसे पूरा करने के लिए इस पर कर्म करना पड़ेगा मित्रों। कर्मों का तूफान ही पैदा करना पड़ेगा, तब जाके एक पोस्ट आपका कन्फर्म होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सोचने से करना भला, रुकने से चलना भला। काम करना पड़ेगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कि गगनेंद्र नाथ टैगोर आउनी बाबू के ही भाई साहब होते हैं। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ होगा? तो 17 सितंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के जोड़ासांको बंगाल में ही हुआ था। आप ये समझ में आ गया, कहाँ जन्म हुआ? बंगाल में। कब हुआ? 1867 में। कहाँ पे? ठाकुरबाड़ी जोड़ासांको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक रचना इनकी गगनेंद्र बाबू की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है मित्रों। आप जानते हैं कोई भी कलाकार हो तो उसकी रचना सबसे ज़्यादा, उसकी रचना पूछी जाएगी। रचना के बाद उसका कार्य क्षेत्र पूछा जाएगा, कार्य क्षेत्र पूछा जाता है। और कार्य क्षेत्र के साथ उनकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई है ये पूछा जाता है, स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई। और साथ में जन्म और मृत्यु भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो निधन भी कभी कभी पूछा जाता है, ये याद रखना है। तो ये एक इनकी रचना है, बहुत अच्छी रचना है, आप अच्छे से देख लेना। इस रचना को जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जादूगर। और ये रचना किसने बनाई? गगनेंद्र बाबू ने बनाई। ये जादूगर की पेंटिंग कब स्टार्ट की? तो 1925 में की। ये 1925 का सन बहुत प्यारा सन है, याद रखिएगा। बहुत सारे कलाकारों के साथ है। 1925 में आउनी बाबू की भी रचनाएं आई हैं, गगनेंद्र बाबू की रचनाएं आई हैं। गगनेंद्र बाबू ने 1925 में जादूगर को बनाया, जबकि 1925 में आपके असित कुमार हालदार एक कलाकार होंगे। असित कुमार हालदार, तो ये लो है लखनऊ कला महाविद्यालय में, लखनऊ कला महाविद्यालय में पहले भारतीय प्रिंसिपल नियुक्त होते हैं, याद रखिएगा, 1925 के ही सन में। ठीक है,
तो ये बात याद रखिएगा। ये रचना किसकी है? तो ये जादूगर वाली रचना है, देख लो, ये इधर महिलाएं हैं, इधर जादूगर है, इधर भी कुछ दर्शाया जा रहा है, ये सब दृश्य है, ये जादूगर का चित्र है। 1925 में बनाई गई है। किसने बनाई है? गगनेंद्र बाबू ने बनाई है। नाम याद रखिएगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, आगे पॉइंट दिया गया, निम्न में से उस चित्रकार को पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भित्तीय शैली में काम किया। मित्रों, बंगाल शैली से जो है भिन्न शैली में काम किया। बंगाल शैली का कलाकार नहीं है, अन्य शैली में उसने कार्य किया, तो इसमें से गगनेंद्र बाबू का नाम आएगा मित्रों, क्योंकि गगनेंद्र बाबू पर जो है कौन से चित्रकला का प्रभाव पड़ जाता है? तो घनवाद से प्रेरित हो जाते हैं, घनवाद का प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। आगे पॉइंट आया, आगे कहा जाता है गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीकी से रहे हैं मित्रों? तो जो घनवादी चित्र गगनेंद्र बाबू ने बनाया वो स्याही रेखा चित्र में बनाया है। किस में बनाया है? स्याही रेखा चित्र में ज़्यादा बनाने का काम किया है। और आगे बढ़ते हैं, आगे कहा जाता है 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? तो 1907 में मित्रों दो लोग मिलके, एक तो गगनेंद्र बाबू, दूसरे अवनींद्र बाबू। तो गगनेंद्र बाबू खासम खास माने जाते हैं, इसलिए जब इस कॉलेज की बात होती है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, तो ऐसी संस्था को गगनेंद्र बाबू स्थापित करने का काम करते हैं। हालांकि सहयोग इसमें अवनी बाबू का भी रहता है। तो 1907 का ये सन भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे तो सन 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक आती है मित्रों। कौन सी पुस्तक है? जीवन स्मृति। इस जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया था? क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, स्टार लगाइएगा। जीवन स्मृति जो पुस्तक है रविंद्र बाबा की, उसमें 1912 में उस पर चित्रकारी जो काम करने का रहा वो गगनेंद्र बाबू का रहा। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने उस पर चित्रकारिता भी की है। गगनेंद्र बाबू भारत के कैसे चित्रकार हैं? तो भारत के प्रथम, कौन से? प्रथम, पहले नंबर के घनवादी चित्रकार थे, याद रखिएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। आगे कहा जाता है भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन थे? तो भारत के पहले कार्टूनिस्ट की अगर बात आती है तो गगनेंद्र बाबू ही होते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम घनवादी कलाकार होने के साथ साथ भारत के पहले कार्टूनिस्ट भी रहने का बीड़ा उठा चुके हैं, यानी भारत के पहले कार्टूनिस्ट होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आया है, कहा जा रहा है घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के नाम बताइए। तो अन्य चित्रकारों में सबसे पहला नाम जॉर्ज कीट का ले लीजिएगा। पहला नाम तो आपका जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर है ही, उसके बाद जॉर्ज कीट का नाम लगाओ, फिर एन.एस. बेंद्रे लगाओ, नारायण श्रीधर बेंद्रे, फिर जहांगीर साबरा वाला लगाओ, उसके बाद राम कुमार को लगाओ जिन्होंने बनारस के घाटों को बहुत बढ़िया से बनाया मित्रों। उसके बाद हुसैन को लगा लो, हुसैन मतलब M.F. हुसैन। कौन सा हुसैन? मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, तो ये घनवाद से प्रेरित अन्य चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। ये लोग अन्य चित्रकार हैं जो घनवाद में कार्य किए हैं। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन हेतु गगनेंद्र नाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से कौन सी संस्था खोली थी? तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किसने स्थापित किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापित किया। किसके लिए किया? कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए किया। आगे अगला पॉइंट आता है, किस समीक्षक ने गगनेंद्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? तो डॉक्टर स्टेला कैमरिस आती हैं, उन्होंने जो है सबसे पहले गगनेंद्र बाबू को पहला घनवादी चित्रकार होने का सर्टिफिकेट दे दिया, यानी पहला घनवादी चित्रकार होने का गौरव प्रदान कर दिया। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है गगनेंद्र बाबू किस बीमारी से जो है 14 फरवरी 1938 को देहांत हो जाता है, यानी निधन होता है? तो पक्षाघात बीमारी होती है, उसके थ्रू गगनेंद्र बाबू अंतिम सांस लेते हैं, उसकी पीड़ा से इनका निधन होता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है, कहा जा रहा है किस पाश्चात्य कलाकार ने गगनेंद्र नाथ टैगोर की समानता की जाती है? कौन से पाश्चात्य कलाकार है जिससे गगनेंद्र बाबू की समानता की जाती है? तो पास्को नहीं, पिकासो मित्रों लिखना, पाब्लो रूई पिकासो। ठीक है, तो ये पिकासो हैं। पिकासो के साथ साथ जॉन ब्रॉक महोदय हैं, उसके साथ पॉल क्ली भी हैं। तो पॉल क्ली, ब्रॉक और पिकासो से इनकी समानता रही है, यानी गगनेंद्र बाबू पॉल क्ली से भी प्रेरित रहे हैं, जॉर्ज ब्रॉक से भी प्रेरित रहे हैं, और जो है आपके पाब्लो रूई पिकासो से भी प्रेरित रहे हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, इन कलाकारों से इनकी समानताएं हैं। अगला पॉइंट, गगनेंद्र नाथ टैगोर के किस व्यंग चित्र का नाम बताइए? कौन सा एक है जो व्यंग्यात्मक चित्र है? तो कानून की शक्ति। कानून की शक्ति को इन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में दर्शाया है कि इससे थोड़ा सा समाज को एक आईना दिखाने का काम किया, कैसे कानून काम करता है और कैसे इसकी शक्ति है। तो ऐसा दर्शन भी गगनेंद्र बाबू ने बनाया है। अगला पॉइंट दिया गया मित्रों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है?
गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम बताइए। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम बताइए। तो विलियम रोथेस्ट्रीन का चित्र है। विलियम रोथेस्ट्रीन का चित्र है जो सिल्क पर बनाया गया है। और किस माध्यम में गगनेंद्र बाबू ने उकेरा, तो उसको गगनेंद्र बाबू ने जल रंग में उकेरा है, याद रखिएगा, जल रंग में बनाया है। आगे बात करें, अगला नाम आता है गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेंद्र नाथ के चित्र का नाम बताइए। गोल्ड यानी गोल्डन कलर में है और इंडियन इंक से बना गया है। फेरी लैंड रचना है और फेरी लैंड रचना गगनेंद्र नाथ की है। ठीक है, किसकी है? गगनेंद्र बाबू ने बनाई है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की ये रचना बताई जाती है। अगला पॉइंट, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्टिक सिटी को किस माध्यम में चित्रित किया गया? तो गगनेंद्र बाबू की रचना है क्यूबिस्टिक सिटी और इसको जल माध्यम में गगनेंद्र बाबू ने उकेरा है। ये भी याद रखने का प्रयास करिएगा। वही गगनेंद्र नाथ टैगोर जिनका जन्म जो है वो 17 सितंबर 1867 को जोड़ासांको बंगाल में हुआ है। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है मित्रों, आगे कहा गया गगनेंद्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस। बाल रूम डांस कहाँ सुरक्षित है? तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में जो है सुरक्षित है बाल रूम डांस। आगे बात करते हैं तो आगे कहा जाता है नकाब ढके नाक तथा मुंह। नकाब ढके नाक तथा मुंह के साथ साथ दाढ़ी सहित नारी चेहरा है और स्वप्न लोक, ये सब विशेषताएं किसकी हैं? तो स्वप्न लोक जैसी रचना है। दाढ़ी सहित नारी को दर्शा दिया गया है। नाक ढके और नाक मुंह को सब बंद किया हुआ है, ऐसी रचना किसने बनाई? तो ये सारी रचनाओं में सिद्धस्त रहे हैं आपके बंगाल के कलाकार, जिन्हें गगनेंद्र नाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पहले घनवादी चित्रकार, भारत के पहले कार्टूनिस्ट हैं और उसके साथ जीवन स्मृति जैसी बढ़िया रचना को भी बना चुके हैं। आगे बात करें, 1915 में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? मित्रों, प्रतिमा विसर्जन जैसी बढ़िया रचना को भी गगनेंद्र बाबू ने ही बनाया है, यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर की ही रचना बताई जाती है। और आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे आता है 1925 का सन। 1925 की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी हो जाती है? जादूगर हो जाती है, जो गगनेंद्र बाबू की ही है। आप ये भी जानते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर के अन्य चित्रों में फेरी प्रिंसेस आता है, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट आता है और यूनिवर्सिटी मशीन आता है। ये सब रचना गगनेंद्र नाथ टैगोर की ही बताई जाती है। तो ये सब गगनेंद्र नाथ टैगोर की अन्य रचनाओं में है। बढ़िया रचना में आपका जादूगर आता है, फेरीलैंड आता है, ये सब आप याद रखिएगा। कानून की शक्ति आ जाता है। तो ये सब रचनाएं अच्छी रचना करते हैं मित्रों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ? तो जन्म की जब बात आए तो 7 मई 1861 का जो है डेट याद रखिएगा। जबकि स्थान पूछे तो कोलकाता में जो है जोड़ासांको है और जोड़ासांको में ठाकुरवाड़ी है। तो इसी ठाकुरवाड़ी जोड़ासांको कोलकाता में जो है बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को होता है। मित्रों, हमने बताया कि ये 67-68 वर्ष की आयु की ओर जो है चित्रकारिता को उन्मुख होते हैं और 2500 से ज़्यादा रचनाएं बनाते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी रचना देख लीजिए। नृत्य रत स्त्री पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, ये नृत्य कर रही है यानी डांसिंग वुमेन, ये इनकी रचना है। देखो बढ़िया रचनाओं में शुमार है। इस हाथ में कुछ लिए हैं, इस हाथ में कुछ लिए हैं, ये इनका सर वाला हिस्सा है, ये अन्य हिस्से हैं, ये पैर वाला हिस्सा है। इस टाइप से इन्होंने एक रचना बनाई जिसको इन्होंने नाम दिया नृत्यरत स्त्री। तो बढ़िया रचना है मित्रों, अच्छी रचना है, पूछी जाती है परीक्षा में। तो याद रखिएगा बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। आगे बात करें, आगे कहा जाता है मित्रों बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर किसके संतान थे? तो मित्रों, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की माता जी का नाम जो है वो शारदा देवी रहा है और जबकि पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर रहा है। देवेंद्र नाथ ठाकुर और शारदा देवी के पुत्र के रूप में ख्याति लब्ध हैं। आगे बात करते हैं तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं मित्रों? तो आप जानते होंगे एक विश्वविख्यात कवि के रूप में है, यानी कबीर रविन्द्रनाथ टैगोर, कई बार नाम लिखा होता है। एक बढ़िया साहित्यकार भी हैं, यानी साहित्यिक रचनाएं भी इन्होंने लिखी। एक दार्शनिक भी हैं और दार्शनिक के साथ ही क्या हैं? चित्रकार भी हैं। चित्रकार भी हैं मित्रों, ये मूर्तिकार नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस पूछे तो याद रखिएगा बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर मूर्तिकला में नहीं रुचि रखते, मूर्तिकार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला पॉइंट्स आपका दिया जाता है मित्रों, भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो भारतीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार कब मिलता है इन्हें? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। नाम होता है बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर वही जो आपके शारदा देवी और देवेंद्र नाथ ठाकुर के पुत्र होते हैं। 1861 में जन्म होता है, 7 मई की डेट होती है। आगे बात करें मित्रों तो ये तो भारतीय साहित्य की बात हो गई। अब एशिया लेवल पर बात होगी। अब जानते हैं भारत एशिया में है, तो एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता
एशिया में पहला व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हो मित्रों, तो ऐसा कारनामा भी बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम जुड़ा है, याद रखिएगा, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे जुड़ा है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपसे कहा गया वह एकमात्र कवि जिनकी दो रचनाएं दो देशों भारत का जनगण मन है, आप जानते हैं मित्रों ये राष्ट्रीय गान है, और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। क्या है? आमार सोनार बांग्ला। ये राष्ट्रगान बना, राष्ट्र मतलब देश, देश का गान है मित्रों, देश का गान मतलब सभी को इज्जत करना है, देश के सभी नागरिक राष्ट्रगान की, राष्ट्रीय गीत की, राष्ट्रीय ध्वज की, राष्ट्रीय महापुरुषों की इज्जत करना जानते हैं। तो दो दो देशों के क्या लिखे इन्होंने? राष्ट्रीय गीत लिखे। सोचो, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो आपका राष्ट्रीय गीत बनता है उसको भी बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही रचित किया, यानी लिखा है। आगे बात करें तो आगे कहा जाता है एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि क्या रही? शांति निकेतन रही। क्वेश्चंस पूछने का ढंग दूसरा होता है, अब ये पूछ रहा है दूसरा ढंग में, तो ऐसा भी नाम याद रखिएगा, एक कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं। कर्मभूमि यानी वो निवास स्थान अपना शांति निकेतन बनाया और वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किए। तो ऐसा काम, ऐसा प्रसिद्धि बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के अंडर में जुड़ी रही, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसी की है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों, प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? मित्रों आप जानते हैं शांति निकेतन की स्थापना बंगाल में होती है, और बंगाल में शांति निकेतन बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया? तो 1910 में। कब? 1910 यानी 1901 में। जन्म कब हुआ था? 1861 में, यानी कितने साल बाद? लगभग 40 साल बाद। लगभग 40 साल बाद शांति निकेतन की स्थापना बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में कर पाते हैं। सन पूछा जाता है खूब ज़्यादा, याद रखिएगा। शांति निकेतन 1901 की बात आएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी मित्रों, कहाँ पर? आप जानते हैं जोड़ा साँको, बंगाल में ही। तो ये विचित्रा क्लब स्टेब्लिश की बात आती है तो 1915 का पावन सन याद रखना होता है। शांति निकेतन की बात आती है 1901 का जो है सन याद रखना होता है, जबकि 4 साल बाद कला भवन स्थापित होता है मित्रों। तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब की थी? तो कला भवन की जब स्थापना पूछी जाए मित्रों तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1919 में की थी, यानी विचित्रा क्लब के 4 साल बाद कला भवन स्थापित हो जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है शांति निकेतन कहाँ स्थित है। लो क्वेश्चंस पूछा गया मित्रों, हल्के मत लेना, स्टार लगा लो, आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद रखिएगा। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? जिला पूछ रहा है, ये वीरभूमि जिला है मित्रों, वीरभूमि जिला है। आपको दे देगा 4 जिलों के नाम, उसमें से कहेगा कौन सा है, तो आपको कहना पड़ेगा वीरभूमि में ही, ठीक है। तो सही जवाब वीरभूमि, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में कोलकाता जरूर रहेगा, लेकिन कोलकाता मत लगाइएगा, वीरभूमि लगाइएगा एग्जैक्ट। आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। आगे कहा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी किस पुस्तक यानी गीतांजलि, पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। आप जानते हैं मित्रों बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? गीतांजलि के लिए। अच्छी रचनाओं में शुमार है गीतांजलि। और आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है क्या, गीतांजलि के अंग्रेजी भाषा के संस्करण के प्रकाशन का कार्य किसने किया था? मित्रों गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण यानी अंग्रेजी में उसका अनुवाद किसने किया? तो वो रोथेस्टीन थे, रोथेस्टीन। तो रोथेस्टीन महोदय के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया गया। नाम पर्सी ब्राउन का भी आएगा, याद रखिएगा, लेकिन रोथेस्टीन के साथ आप आंसर्स लगाइएगा। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जब 67 या 68 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर आते हैं मित्रों, तो ये पूछा जाएगा जब 68 वर्ष की आयु में चित्रकला की ओर आए तो जब रचनाएं बनाएं, तो रचना बनाने के बाद पहली प्रदर्शनी यानी उसे बेचने के लिए कहाँ लगाए कि हमने ये रचनाएं बनाई हैं। तो मित्रों ये सन पूछा जाता है 1930 में इन्होंने ऐसा काम किया, 1930 में ऐसा काम किया। 1930 में इनकी पहली प्रदर्शनी होती है और वहीं होती है मित्रों जिसे पेरिस कहा जाता है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। पेरिस से अभी लेटेस्ट में आपने क्लास पढ़ी होगी, पेरिस में एक बंदे का जो है क्या था, पढ़ाई वहीं से हुई थी और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपना आर्ट स्टूडियो वहीं खोला था। नाम कमेंट बॉक्स में छापो, थोड़ा सा हिंट के लिए बता दें। आगे अमृता नाम है, पीछे आप लगा लेना जो आपको उपनाम लगे, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापना। अगला क्वेश्चन जो आपका कह रहा है मित्रों, अगला पॉइंट कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों को समानता किसमें की जाती है मित्रों? तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर जो रचनाएं बनाते हैं उसको अभिव्यंजनावादी कलाकार नोल्डे और पालकली से जोड़ा जाता है। तो ये पूछा जाएगा बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं वो किस वाद से हैं? तो आपको कहना पड़ेगा अभिव्यंजनावाद से हैं। किससे हैं? अभिव्यंजनावाद से।
आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है। पॉइंट में कहा जा रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित हैं? अभी तुरंत आया था अभिव्यंजनावाद, अब कह रहा है अति यथार्थवाद। भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार, जैसे ये शब्द आता है प्रथम उसके बाद आधुनिक कलाकार, तो तुरंत बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। और ये पूछा जाए जब इनका आत्मचित्र जो है यूरोपीय आधुनिक कलावाद के कौन से उससे जुड़ा हुआ है, तो जब इनका जो आत्मचित्र है वो अति यथार्थवाद से जुड़ जाता है, अति यथार्थवाद से, बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक, आगे बात करते हैं मित्रों, अगला पॉइंट आता है आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार थे। आधुनिक भारत के पहले रचनात्मक कलाकार, रचना बनाने वाले कलाकार कौन है? बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र की शैली क्या मित्रों? तो आपसे कहा जाए बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल शैली से हैं, कंपनी शैली से हैं, आपसे पूछा जाए नहीं द्वारा शैली से हैं, नहीं आधुनिक शैली से हैं, तो आप कहिएगा बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक शैली में काम किए हैं, आधुनिक शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल शैली से मत लगाइएगा मित्रों, बंगाल शैली में इनका भतीजा काम करता है जिसे अवनींद्रनाथ ठाकुर नाम दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो चित्रों की जब बात आती है तो आधुनिक विमूर्ति शैली पे आधारित हैं, आधुनिक विमूर्ति शैली पर आधारित इनके चित्र हैं। और आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है क्या? प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 70वें पड़ाव में आकर के किसे अपनाया? मित्रों ये 70 कह रहा है, 70 लगभग 70 के यानी 7वें दशक में, तो ये चित्रकारी को अपनाते हैं 67-68 आयु की, जो 67-68 वर्ष ये जीवन जो है व्यतीत कर होते हैं, उसके बाद चित्रकारिता की ओर आते हैं। उससे पहले दार्शनिक रह चुके हैं, उससे पहले कवि रह चुके हैं, उससे पहले साहित्यकार रह चुके हैं, सब काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया, बखूबी किया। लेकिन जब चित्रकला की ओर आते हैं तो फिर पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर कितने चित्र बनाए? तो 2500 के लगभग, कितने? 2500 यानी 2500 से ज़्यादा रचनाएं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई है। आगे बात करते हैं मित्रों, कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर का माध्यम क्या था? तो किस माध्यम में इन्होंने चित्र रचनाएं की हैं? स्याही से भी रचना बना दिए हैं, रंगीन पेंसिल से भी रचना बना दिए हैं, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग जो होता है उससे भी ये रचना बना दिए हैं, ड्राई पॉइंट से बहुत बढ़िया रचना बनाए हैं, उसके साथ पेस्टल से भी ये रचना बनाए हैं, एचिंग और जल रंग पर भी इन्होंने काम किया है। तो इन्हें रचनाएं लगभग सभी में बनाए हैं। जब इन्हों सोचो स्याही खत्म हो जाती थी या पेंसिल खत्म हो जाती थी और चित्र बनाने का मन होता था तो ये अगल बगल फूलों को तोड़ लेते थे, और फूलों को तोड़ेंगे आप देखेंगे उसे थोड़ा सा मसल देंगे तो उसमें भी रंग टाइप का निकलता है, रस टाइप का निकलता है, उस रस से भी रचनात्मक कार्य कर लेते थे। तो ऐसा काम भी बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने चित्रों में किया है। आगे बात की जाए मित्रों, अगला पॉइंट आता है, कहा जा रहा है 2011 ईस्वी में किस कलाकार के 150वीं जन्म शताब्दी, कितनी? 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम का एक कला प्रदर्शनी का आयोजन RSU के निर्देशन में हुआ। तो RSU ने जो 2011 में प्रदर्शनी लगवाई द लास्ट हार्वेस्ट, वो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर को समर्पित थी। तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर ऐसा काम हुआ है। RSU कौन थे मित्रों? तो RSU आप जानते हैं कला इतिहासकार रहे हैं। बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्र रचनाएं आप याद रखिएगा मित्रों, जैसे आपको वो याद रखना है कि इन्होंने पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में की थी, जैसे इन्हें यह याद रखना है 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जैसे आपको याद रखना है कला भवन 1919 में आता है और विचित्रा क्लब आपका 1915 में आता है। ऐसे आपको ये भी याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर 2500 से ज़्यादा चित्र बनाए, उसमें से लाफिंग फेस यानी हंसता हुआ चेहरा बहुत अच्छा है, राजहंस रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन मैन है, धागे हैं, चिड़िया हैं। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा जाता है। मित्रों थोड़ा सा हो सकता है खराश टाइप का है, तो अभी जस्ट यात्रा था तो थोड़ी सी पानी की दिक्कत थी, तो वही पानी चेंज हुए हैं इसलिए ऐसा है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको आवाज़ में कुछ परिवर्तन लग रहा हो या बीच में कुछ एक्स्ट्रा शोरगुल हो, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करेंगे। यामिनी रंजन राय को पढ़ेंगे। तो यामिनी रंजन राय का जो जन्म होता है मित्रों वो 11 अप्रैल 1887 को होता है। कहाँ पर होता है? बेलिया तोड़ बांकुरा जिला बंगाल में होता है इनका, पश्चिमी बंगाल में इनका जन्म होता है। बांकुरा शहर कई बार पूछा जा चुका है। यामिनी रंजन राय भारत के पिकासो कहे जाते हैं। माँ और शिशु इनकी इतनी बढ़िया रचना है कि ये रचना के लिए यामिनी रंजन राय याद किए जाते हैं। ये रचना ही आपको दिखा देते हैं, ये देखो, माँ और शिशु, ये माँ ये शिशु यानी बालक। तो माँ और बच्चा एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सर पे हाथ रख के माँ सहला रही है और बच्चा प्रणाम मुद्रा में है यानी हाथ जोड़े हुए मुद्रा में है। ऐसा दृश्य माँ और शिशु वाला।
कैनवास माध्यम में आयल्स यानी तैलीय रंग में बनाया गया है। और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा है। ये रचना 1920 की है, याद रखिएगा 1920। जन्म कब हुआ? 1887 में। कब? 1887 में। रचना कब बनाई इन्होंने? 1920 में ये माँ और शिशु वाली रचना बनाई। आगे बढ़े मित्रों, आगे बढ़ेंगे, अन्य नामों के बारे में देखेंगे, अन्य रचनाओं के बारे में देखेंगे। ये आपके माँ और शिशु की बात हो रही है। यामिनी रंजन राय की माँ और शिशु वाली रचना है, आयरलैंड कैनवास पे बनाई गई है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में आपकी सुरक्षित रखी हुई है। 1920 की ये रचना है। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था? लोक कला से प्रभावित चित्रकार कौन है? यामिनी राय हैं, जिन्हें को जामिनी रंजन राय भी कह दिया जाता है। कलकत्ता के काली घाट के पट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार का नाम बताइए। मित्रों आप जानते हैं पट चित्रण खूब ज्यादा हुआ है, कहाँ का? कलकत्ता में। कलकत्ता में पट चित्रण पे प्रेरणा लेने का काम किसका रहा? तो कलकत्ता के पट चित्रों पे प्रेरणा प्राप्त करने का जो काम रहा वो भारत के पिकासो यामिनी रंजन राय का रहा है, याद रखिएगा। यामिनी रंजन राय ने पट चित्रण से भी प्रेरणा ली। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट दिया जाता है। पॉइंट में कहा जाता है आधुनिक चित्रकार यामिनी रंजन राय की कला या चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? तो काली घाट का पट चित्रण वाली जो विधा है मित्रों, उसी से खूब ज्यादा प्रेरित है यामिनी रंजन राय की चित्रकला। यामिनी राय की पेंटिंग कौन से माध्यम में बनी है? तो यामिनी रंजन राय की जो पेंटिंग है मित्रों, जो इनकी ड्राइंग है, वो कौन से माध्यम में है? वो टेम्परा माध्यम में ज्यादा मामले में बनी है। टेम्परा माध्यम में ज्यादा बनी है। चित्रों में छटक रंगों का प्रयोग किया गया है। तो चित्रों में खूब ज्यादा छटक, यानी आपके लाल वाले रंग हों, काला वाले रंग हों, यानी चटकीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किसने किया? तो वो आपके यामिनी रंजन राय के द्वारा किया गया, जो काली घाट के पटचित्रों से भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट लिया गया। पॉइंट में कहा जा रहा है पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र की अगर बात आती है, ये कहाँ से संबंधित है पटुआ चित्र? तो पटुआ चित्र की जैसे बात आती है, काली घाट का नाम आता है। किसका नाम आता है? काली घाट का नाम आता है मित्रों। काली घाट कहाँ वाला है? ये काली घाट बंगाल वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ईसा मसीह के जीवन पर आधारित पूछा जा रहा है। ईसा मसीह के जीवन पर आधारित चित्रण यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। इसको हमने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा क्वेश्चंस। इसके साथ प्रैक्टिस पेपर कराया गया, तो उसमें भी खूब अच्छे मात्रा में ये क्वेश्चंस कराया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट करते हैं मित्रों। अगला पॉइंट कह रहा है लोक कला परंपरा के चित्रकारों का नाम बताइए। अब लोक कला से जो प्रभावित होगा, सब लोक कला पे आधारित चित्रकारी करेंगे। उसमें पहला नाम आप जामिनी रंजन राय का लगाइएगा, जिन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। दूसरा नाम बी प्रभा का लगाइएगा मित्रों। बी प्रभा आपके लोक कला से जो है प्रभावित चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। जबकि के एस कुलकर्णी, इनका भी नाम लोक कला वही जो बसोली शैली है आपकी, जानते होंगे ना लोक कला से प्रभावित शैली कौन सी? बसोली शैली। तो वही वाली लोक कला से प्रभावित चित्रकार भी ये हैं। तो लोक कला को अच्छे माध्यम में अपने चित्रों के जो है रूप में दर्शाने का काम रहता है। कोई तैलीय माध्यम में बनाता है, कोई आप देखते होंगे जल माध्यम में बनाता होगा। अभी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे चित्रण आपके बीच हम प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल बहुत सारे वीडियोज़ भी वहाँ शूट किए गए हैं, तो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अभी आज थोड़ी सी दिक्कत है, गले में खराश टाइप का लग रहा है, लेकिन सब मिलेगा। क्लास पहले हो जाए आराम से, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है यामिनी रंजन राय ने माँ और शिशु के शीर्षक से कौन सा चित्र बनाया मित्रों? तो माँ और शीर्षक की रचना बनाई। किसने बनाई? यामिनी रंजन राय ने बनाई। अभी आपने रचना ही देखी थी, 1920 में बनाई गई है। कब बनाई गई? 1920 में बनाई गई। कहाँ पे रखी है आप ये भी जानते हैं। कहाँ पे रखी है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। टेम्परा माध्यम में किस पे बनाया गया? आयल पर बनाया गया। आयल यानी आयल से बनाया गया है, जल से नहीं बनाया गया, ठीक है। कैनवास माध्यम में बनाया गया। समझ में आई बात? आगे यही पॉइंट पूछ लिया गया जो अभी समझाया। 1920 में कैनवास माध्यम में तैलीय माध्यम से अंकित यामिनी रंजन राय का चित्र है माँ और शिशु। ये माँ और शिशु कहाँ सुरक्षित है मित्रों? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा हुआ है। 1929 से 1936 तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी रंजन राय ने सहायक निर्देशक के पद पर काम किया? मित्रों सहायक निर्देशक के रूप में लाहौर में काम किया। कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर आज आपका कहाँ पर पड़ता है? जानते हैं, पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पड़ता है। तो वहाँ पर एक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स है मित्रों। यही मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स है जो आज की डेट में यूपी में आर्ट टीचर अगर आप बनना है, तो अगर आपने मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर प्रावैधिक क्लास डिप्लोमा कर रखा हो, या फिर IHT बॉम्बे कर रखा हो, या फिर शांति निकेतन से कला डिप्लोमा कर रखा हो, या एक प्रयागराज का जो है कला कोर्स होता है वो उसको कर रखा हो, तो यही मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स का सहायक निर्देशक 1929 से 36 तक यानी 7 वर्षों तक कौन रहा? यामिनी रंजन राय जी रहे। हालांकि यूपी में अगर मास्टर बनना है तो यूपी की योग्यता होनी चाहिए या भारत देश की होनी चाहिए।
आउट ऑफ स्टेट की क्यों है या अदर कंट्रीज़ की क्यों है। तो इसका विरोध इस बार हुआ था, जब फॉर्म आया था 2022 वाला तो खूब ज़्यादा हुआ था कि म्यू कॉलेज ऑफ आर्ट्स का हटाइए। हालांकि इससे कहीं फॉर्म 1-8% पड़ता होगा, 1% लोग बहुत हैं, लेकिन भाई सही बात है, अच्छी बात है। अब जो अच्छाइयाँ हैं वो अच्छाइयाँ कही जाएँ, जो बुराइयाँ हैं वो बुराइयाँ कही जाए। फिलहाल बहुत कम लोग हैं जो म्यू कॉलेज ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा लिए हुए हैं और जो इस बार फॉर्म भरे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यामिनी रंजन राय ने वहाँ भी अपनी सेवाएं दी और उसको भी समृद्ध बनाने का काम किया। अगला पॉइंट दिया गया, सन 1955 में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को बतौर कलाकार प्रथम पद्म भूषण, कौन सा पद्म भूषण, किस नंबर का, पहले नंबर का, किसमें, कलाकारिता में। तो बतौर कलाकार पहला पद्म भूषण सम्मान किसे दिया गया, तो 1955 में यामिनी रंजन राय को पहला पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण किस क्रम का है, दूसरे क्रम का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत देश का, याद रखिएगा, दूसरे क्रम का है। ये दूसरे क्रम का नहीं होगा, ये तीसरे क्रम का होगा, क्योंकि पहले नंबर पे आपका क्या आता है, आप जानते मित्रों, पहले नंबर पे आपका भारत रत्न आता है। क्या आता है, भारत रत्न आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, विभूषण। तीसरे पद्म भूषण, पद्म भूषण आएगा, और चौथे पे पद्मश्री आएगा, पद्मश्री आएगा। अब इसी में आप क्रम लगा लीजिए। जब ये भारत रत्न नहीं होता है तो ये आपका जो पद्म विभूषण है पहले नंबर पे आ जाएगा, पद्म भूषण दूसरे नंबर पे आ जाएगा और पद्मश्री तीसरे नंबर पे आएगा। तो काउंट करने का तरीका होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला कलाकार जिन्हें पद्म भूषण मिला किस सन में मिला, 1955 में मिला। भारत देश का पहला चित्रकार है, नाम क्या होता है, यामिनी रंजन राय होता है, यामिनी रंजन राय होता है, नाम याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है मित्रों, महात्मा गांधी ने यामिनी रंजन राय को किस नाम से संबोधित किया था। महात्मा गांधी, बापू करमचंद गांधी, आप जानते हैं ना, तो इन्हें राष्ट्रवादी कलाकार कह के पुकारा था। किसने, बापू ने। बापू की मित्रता इतनी ज्यादा थी नंदलाल बोस से, लेकिन उन्हें नहीं कहा था राष्ट्रवादी चित्रकार। किसको कहा, राष्ट्रवादी कलाकार कह के पुकारा यामिनी रंजन राय को, जो भारत के पिकासो कहे जाते हैं, जिनका जन्म कहां पे हुआ, अभी आपने देखा बांकुरा, बंगाल में हुआ था 1887 के आसपास। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आया, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कह करके पुकार दिया। तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने भारत कलाकार का पैगंबर या भारतीय कला का पैगंबर। पाश्चात्य कलाकार जिसमें आप देखते होंगे बहुत सारे नाम आते हैं, सल्वाडोर डाली हो, ब्रांक हो, या फिर आपके जैक्सन पोलार्क हो, या फिर टर्नर हो, बहुत सारे नाम आते हैं ना। तो वो सब पाश्चात्य वाले हैं, विदेशी वाले हैं। तो उसमें से जो वहां के कला समीक्षक रहे हैं, जो वहां के कलाकारों की समीक्षा करते हैं, किसकी रचना बढ़िया, किसकी रचना अच्छी नहीं है, किसकी रचना विषय विहीन है, ये सब देखना समीक्षक का काम होता है। तो वहां के कलाकार जो समीक्षक हैं मित्रों, वो यामिनी रंजन राय को क्या कहते थे, तो वो भारतीय कला का पैगंबर कहते थे, यानी भारतीय कला को आगे ले जाने वाला, भारतीय कला को जन्मदाता के रूप में देखते थे। किसको, यामिनी रंजन राय को। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जाए मित्रों, तो अगला पॉइंट आता है यामिनी राय का चित्र। क्या, यामिनी राय ने एक रचना बनाई, रथ पर राजा और रानी। रथ पर राजा और रानी जो है वो पूछा जा रहा है कौन से माध्यम में यामिनी ने बनाई थी। तो मित्रों यामिनी सबसे ज़्यादा काम जो है वो टेम्परा माध्यम में किया, इसलिए टेम्परे माध्यम में इन्होंने ये भी रचना बनाई, रथ पे राजा और रानी। यामिनी रंजन राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या होती है मित्रों, यामिनी रंजन राय जो चित्र बनाते हैं उसमें रेखांकन कैसा रहा, रेखाओं का अंकन कैसा रहा। तो उसमें आप देखेंगे सरल रेखा का प्रयोग खूब बढ़िया से हुआ है, कई जगह गात्यात्मक रेखाओं का प्रयोग हुआ है, कई जगह वार्तुलाकार रेखा बनाई गई है, और कई जगह आप देखेंगे तो बहुत सरल रेखा में भी चित्रण हो गया। तो ये प्रमुख विशेषताएं किसकी हैं, ये यामिनी रंजन राय की हैं। रंग आपने देखा ही थी, चटकीले रंगों का प्रयोग ये करते थे। हर एक पॉइंट पूछा जाएगा मित्रों, इसलिए हर एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। अगला पॉइंट कह रहा है, यामिनी रंजन राय ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया था। मित्रों जीवन की स्टार्टिंग की अगर बात आती है, फैशनेबल कलाकार के रूप में इन्होंने फैशन को आगे बढ़ाने के लिए खूब बढ़िया से काम किया और उसको आगे ले जाने के लिए अपना जीवन की स्टार्टिंग करवाई, यानी अपना शुरुआती काम इसी से शुरू किया। आगे बात करें, एम.एफ. हुसैन के अलावा किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है। मित्रों भारत का पिकासो हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहला शब्द दिया था, यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। तो भारत का पिकासो यामिनी रंजन राय है, और दो लोगों को टोटल भारत का पिकासो कहा जाता है। एक आपके मकबूल फिदा हुसैन है, एम.एफ. हुसैन। समसामयिक कलाकारों में एक विवादित नाम होता है, क्योंकि वो नूड रचना बनाते हैं, नूड मतलब नंगी आकृति बनाने के लिए जाने गए। बीच में इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि फिर उन्हें भारत देश ही छोड़ना पड़ा। सोचो वो भारत देश का राज्यसभा का सदस्य रहा, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे, वो उसी इंदिरा गांधी को दुर्गा के रूप में दर्शा दिए थे। भारत माता, जो आप जानते हैं भारत माता का चित्रण ध्वज लिए हुए आगे जो है भारत माता का चित्रण होता है, उनको ये नग्ना अवस्था में दर्शाने का काम किया, तब जाके इनको विरोध बहुत ज़्यादा हो गया और फिर इन्हें भारत देश छोड़ना पड़ा।
तो दो लोगों को भारत का पिकासो कहा जाता है, एक तो एम एफ हुसैन को और दूसरा यामिनी रंजन राय को। तो मित्रों यामिनी रंजन राय की विस्तार से और वीडियो मिल जाएंगी। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको यहाँ दिखाए गए हैं। और आगे बात कर लेते हैं अमृता सहगल की। अमृता सहगल का अगर बात करते हैं मित्रों तो 1913 में जन्म और 1941 में इनकी मृत्यु होती है। यामिनी की मृत्यु कब होती है? 1972 में होती है, याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था उनका? तो वो 1887 में जन्म लेते हैं, ठीक है, यामिनी रंजन राय। इनकी कब हुई? इनका 1913 में हुआ, 1941 में डेथ हो गया, यानी 28-29 साल ये जीवित रहे, 28 साल, ठीक है। अमृता सहगल का जन्म कब और कहाँ हुआ मित्रों? तो 30 जनवरी 1913 को हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था इनका जन्म। कहाँ पे? हंगरी बुडापेस्ट में। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारतीय मूल की विदेशी नागरिक कौन है? तो आपको अमृता सहगल के साथ ही आंसर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो फादर है मित्रों वो एक सिख हैं, वो एक सिख भारतीय हैं। जो इनकी माता है वो आप जानते हैं कहाँ से है? हंगरी बुडापेस्ट से है ना। और इनकी शादी जो होती है ना वो ममेरे भाई से होती है, ये भी याद रखिएगा। लव मैरिज शादी होती है, ममेरे भाई से कर लेते हैं। आओ थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। अमृता सहगल की एक रचना बहुत अच्छी है, वधू का श्रृंगार। मित्रों वधू का श्रृंगार कर रही हैं युवतियाँ, आप देख सकते हैं। ये है आपकी वधू और इसको श्रृंगारित करने का काम इन लोगों का है। महिलाएं बैठी हुई हैं, श्रृंगार प्रसाधन लिए हुए हैं। इसको दर्शाने का काम किसने किया? अमृता सहगल ने अपने चित्रों के माध्यम से किया। अमृता सहगल जन्म कहाँ पे हुआ मित्रों? आपने देखा बुडापेस्ट हंगरी में हुआ। कब हुआ? 1913 में हुआ। अच्छा, जन्म तो चलो 1913 में हुआ। अब पूछा जाएगा पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, शिक्षा कहाँ हुआ? तो मित्रों शिक्षा के लिए फ्रांस जाएंगी। फ्रांस में कहाँ? पेरिस। कहाँ? पेरिस। और इसी पेरिस में सोचो ये पढ़ाई करेंगी और इसी पेरिस में इनका क्या बनेगा? आर्ट का स्टूडियो बनेगा, क्योंकि कलाकार हैं तो कलाकार भाई स्टूडियो अपना बनाएगा ही, जहाँ वो अपनी रचनाओं को संग्रहित करेगा, जहाँ वो अपनी रचनाओं को बनाएगा, रखेगा, उकेरेगा, ठीक है। तो वो भी पेरिस में रहा है, पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये जो वधू का श्रृंगार वाली रचना है कब की है? 1937 की है, 1937 की है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट कह रहा है आपसे मित्रों क्या? पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की? पेरिस में कहाँ पर और किसके निर्देशन में पढ़ा? तो लूसिया साइमोन के निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इकोल द बुआर्जार्ट में इन्होंने पढ़ाई की। कहाँ पर? इकोल द बुआर्जार्ट। कहाँ पढ़ता है? पेरिस में पढ़ता है। गुरुजी कौन होते हैं? लूसिया साइमोन। इनके निर्देशन में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जैसे ये लोग बंगाल से वाले आप देखते होंगे, अवनी बाबू के निर्देशन में किसने पढ़ा? नंदलाल बोस ने पढ़ा, डीपी राय चौधरी ने पढ़ा। अवनी बाबू का नाम ले लेंगे, बहुत सारे कलाकार का नाम आएगा ना उसमें, अवनी बाबू के निर्देशन में। तो लोग उनके निर्देशन में पढ़े। ऐसे जो है इन्होंने लूसिया साइमोन के निर्देशन में पेरिस फ्रांस में अमृता सहगल ने पढ़ाई की। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता सहगल को कहाँ से मिलती है? तो भारतीय कला को समझने का काम, भारतीय कला को प्रोत्साहित करने का काम, भारतीय कला को समझने का काम, यानी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? जब ये अजंता आएंगी, महाराष्ट्र देखेंगी 30 गुफाओं वाली अजंता, फिर इन्हें प्रेरणा मिलेगी। महाराष्ट्र में आपकी जो है एलोरा है, 34 गुफा लिए हुई है, 3 धर्मों का संगम है, इसे देखेंगी। यानी अजंता और एलोरा के चित्रों को देखने के बाद इनके जीवन में भारतीय कला के प्रति थोड़ा सा झुकाव बढ़ता है, जागृति होती है। फिर 1934 में भारत भी आ जाती हैं, परमानेंट भारत आ जाती हैं। सोचो 1934 में परमानेंट भारत आ जाती हैं। लेकिन दुखद निधन आप जानते ही हैं कि ये है 5 दिसंबर 1941 का वो काला दिन होता है जब अमृता सहगल इस दुनिया में नहीं रहती हैं। आगे बात करें मित्रों तो आगे कहा जाता है अमृता सहगल की माँ कहाँ की थी। ये क्वेश्चन कम से कम हमें लग रहा है 1 से 2 बार छपा है। अमृता सहगल की जो माँ होती हैं मित्रों वो हंगेरियन होती हैं। और अमृता सहगल के चित्रों में किसका भाव झलकता है? तो विषाद यानी करुणा का भाव ज़्यादा दिखाई देता है। तो विषाद का भाव जो है ज़्यादा मात्रा में दर्शाया गया। आगे अमृता सहगल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? मित्रों प्रोत्साहन मतलब आप काम कर रहे हैं, पीछे से सराहना किया जाए कि आप थोड़ा सा और ज़्यादा क्या हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें, यानी और अच्छी रचना कर पाएँ। तो प्रोत्साहित करने का काम किसका रहा? यामिनी रंजन राय का रहा। यामिनी रंजन राय वही जो अभी भारत के पिकासो कहे गए, बेतियावाड़ा बांकुरा में जिनका जन्म हुआ, 1887 का जन्म हुआ। तो प्रोत्साहन करने का काम यामिनी रंजन राय का रहा। इनके चित्रों को खूब ज़्यादा प्रोत्साहित करते रहे। अमृता सहगल भारत कब लौटी? मित्रों ये पॉइंट कम से कम हमें लग रहा है 2 या 3 बार पूछा गया आपकी परीक्षा में। तो अमृता सहगल जो भारत लौटने का क्रम है, हालांकि कई बार आई हैं, लेकिन 1934 में परमानेंट भारत आ जाती हैं, 1934 में परमानेंट आ जाती हैं। अमृता के पिता का नाम बताइए? सरदार उमराव सिंह शेरगिल। सरदार उमराव सिंह शेरगिल ये भारतीय मूल के सरदार हैं, पंजाब प्रांत वाले में रहते हैं। और जो है इनका संबंध अमृता सहगल के फादर के रूप में रहा है।
आगे बात करें, अमृता की मृत्यु किस आयु में होती है? 28 वर्ष की आयु में होती है। डेट क्या होती है? तो वो 5 दिसंबर 1941 का दिन होता है। 28 वर्ष की आयु में अमृता गौलोकवासी हो जाती हैं। आगे बात करते हैं तो अमृता सर्कल की प्रसिद्ध कृति 1932 में यंग गर्ल, कौन सी? यंग गर्ल, किस माध्यम में बनाई? आयरलैंड कैनवास पे इन्होंने बनाई है। रचना इनकी 133 गुणा 164 सेंटीमीटर की है। वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? तो नेशनल गैलरी आप मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली आप जाइएगा, आपको यंग गर्ल देखने को मिल जाएगी, जो 1932 में अमृता सर्कल के द्वारा उकेरी गई थी। लंबाई चौड़ाई क्या है? 132 गुणा 133 गुणा 164, 133 गुणा 164। आगे बात करें मित्रों, एक महत्वपूर्ण कलाकार अमृता सर्कल, जिन्होंने अपनी पहली प्रदर्शनी, मित्रों आप जानते हैं कलाकारों की रचना पूछी जाती है, कलाकारों का जन्म पूछ लिया जाता है, मृत्यु पूछ ली जाती है, कभी कभी पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी ये भी पूछ लिया जाता है। तो पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? 2 फरवरी 1937 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में इन्होंने पहली प्रदर्शनी का आयोजन किया था। मुंबई के किस होटल में अमृता ने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई? मुंबई का ताज होटल, जहां मित्रों आप जानते हैं ताज होटल में आतंकी हमला हुआ था 26/11, तो उसी 26/11 वाले ताज होटल में किसने? अमृता सर्कल ने अपनी प्रदर्शनी भी लगाई है, चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हालांकि दुखद जो है ये हमला हुआ था, और आप जानते हैं कि इसके बाद इसका क्या हाल हुआ था, तो उसके लिए भी विशेष में हम लोगों ने नवंबर में 26 तारीख को विशेष श्रद्धांजलि सभा भी की थी। आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, श्रद्धांजलि। हालांकि ऐसी दुखद घटना कहीं ना हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे बात करें, प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वुमेन किस में चित्रित किया गया? अमृता सर्कल में चित्रित किया गया। मित्रों याद रखिएगा, क्वेश्चंस को एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे तभी याद हो पाएगा। आप जानते ताज होटल में किसने जो है चित्रों प्रदर्शनी की? तो आप कहेंगे अमृता सर्कल ने की थी। आप ये भी जान पाएंगे कि एक बढ़िया रचना जिसे कहा जाता है यंग गर्ल्स, जो 1932 की रचना है, किसने बनाई थी? तो 133 गुणा 164 सेंटीमीटर के आकार में अमृता सर्कल ने बनाई थी। इरविन वोग्टे भारतीय संस्कृति के लेखक। मित्रों ये कौन थे? तो ये अमृता सर्कल के चाचा जी थे। कौन थे? अंकल जी थे। किस अंग्रेज कवि वायरान को भारतीय संस्करण कहा जाता है? मित्रों आप जानते हैं किसे अंग्रेज कवि वायरान का भारतीय संस्करण? तो अंग्रेज कवि हैं वायरान को भारतीय संस्करण अमृता सर्कल को कह दिया जाता है। अमृता सर्कल का विवाह यानी शादी किससे होती है? तो डॉक्टर विक्टर एगॉन से करती हैं। किससे? डॉक्टर विक्टर एगॉन से, हंगेरियन के चचेरे भाई। आप जानते हैं ये चचेरे भाई लगता है, लेकिन इन्हीं से इनकी शादी हो जाती है, इसी से ये शादी करती हैं। हालांकि घर वालों का मन नहीं होता है, लेकिन इन्होंने शादी की। अमृता की बहन का नाम बताइए। अमृता की बहन मित्रों इंदिरा होती हैं, इसलिए कई बार क्वेश्चंस पूछा गया अमृता सर्कल की बहन का नाम बताओ, इंदिरा। अमृता विमान सुंदरम के रिश्ते में क्या? तो आप जानते हैं अमृता जो है विमान सुंदरम के रिश्ते में मौसी लगती हैं, क्योंकि जो विमान सुंदरम है वो इंदिरा के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? इंदिरा के पुत्र हैं। आगे बात किया जाए मित्रों तो अगला पॉइंट आता है विमान सुंदरम किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मित्रों तो प्रतिष्ठापन के लिए विमान सुंदरम का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और बात करते हैं अमृता सर्कल मुख्य रूप से किस कलाकार के प्रति प्रभावित थी? तो पॉल गॉर्गिन के प्रति ज़्यादा प्रभावित रहे, उनके चित्रों से बहुत कुछ सीखने को मिला। अमृता सर्कल के कुछ प्रसिद्ध चित्रों का नाम बताइए। दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए 1937 की रचना है। 3 बहनें 1935 की रचना है। पर्वतीय महिलाएं, उसके साथ केले बेचने वाले, उसके साथ ब्रह्मचारण, ये सब रचनाएं हैं जो अमृता सर्कल ने बढ़िया रचनाओं में बताया है कि ये सबसे अच्छी रचना है। हालांकि ये रचनाकारों की सभी रचनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ फेमस हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा लगन के साथ लगती हैं तो ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं, ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। आगे बात करें तो अमृता में सर्वाधिक चित्र कहाँ सुरक्षित है? मित्रों तो अमृता के मैक्सिमम चित्र आपको देखने को मिलेंगे वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली जाने पर मिल जाएंगे। बाल बधू किसकी आकृति है? बाल बधू आप जानते हैं अमृता सर्कल की रचना है। बाल बधू हो, श्रृंगार का बधू हो, ये सब रचनाएं, या फिर आपका यंग गर्ल्स रचना है, ये किसका है? तो ये अमृता सर्कल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में बनाने का काम अमृता सर्कल का रहा है। और आगे बात करते हैं मित्रों तो आपसे कहा जा रहा है कि अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था? तो भारतीय लड़कियां इनकी रचना है अमृता सर्कल की, इसी पे जो है इन्हें स्वर्ण पदक यानी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किससे? ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से। आगे बात करेंगे अमृता के टोरसो नामक चित्र कहाँ से पुरस्कार मिलता है?
ग्रैंड सैलोन से जो है टोर्सो वाली रचना के लिए अमृता को पुरस्कार मिल जाता है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों तो आगे कहा जाता है अमृता सर्कल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि अमृता सर्कल का जो स्टूडियो बनेगा मित्रों, जहाँ पे रचना करेंगी, अपने चित्र रखेंगी, सुरक्षित करेंगी या बनाने का प्रयास करेंगी, वो जहाँ उन्होंने पढ़ाई की यानी पेरिस में ही उन्होंने अपना स्टूडियो भी बनाया था। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बम्बई के जो बम्बई था वहाँ पर एक खास व्यक्ति से इन्होंने मिला। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? कार्ल खांडलावाला। कार्ल खांडलावाला से बम्बई की यात्रा के दौरान किसने मुलाकात की? तो मुलाकात होती है अमृता सर्कल की। और आगे बढ़ोगे, कार्ल खांडलावाला किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों? तो आप जानते हैं बढ़िया कला इतिहासकार हैं, उसके साथ अधिवक्ता हैं कार्ल खांडलावाला, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। और आगे बात किया जाए तो आगे कहा जाता है मित्रों मई 1935 में इंग्लैंड के पत्रकार मालकॉम मोंगेरियस, कौन? मालकॉम मोंगेरियस मिलने के पश्चात किस अंग्रेज दैनिक समाचार पत्र के सहायक संपादक और अंग्रेजी लेखक के रूप में कार्य किया है? तो द कलकत्ता स्टेटमैन। मालकॉम मोंगेरी से मिलने के पश्चात द कलकत्ता स्टेटमैन में अमृता सर्कल ने कार्य भी किया है पत्रकार के रूप में। आगे बात करेंगे तो आगे कहा जाता है मित्रों 22 नवंबर 2018 को भारत में सुदबई की पहली नीलामी होती है, उसमें अमृता सर्कल की कृति आती है लिटिल गर्ल। और लिटिल गर्ल इन ब्लू कूल को कितने रुपए में बेचा जाता है मित्रों? तो लिटिल गर्ल इन ब्लू कूल जो बेचा जाता है वो 18.69 करोड़ में बेचा जाता है, CR में बेचा जाता है। एक रचना 18.67 करोड़ में 1.69 करोड़ में बिक जाती है, जो 22 नवंबर 2018 को सुदबई की नीलामी में बिक्री होती है। महंगी रचना है मित्रों, आप जानते हैं किसकी रचना है? अमृता सर्कल ने बनाई थी। हालांकि अमृता सर्कल की अन्य रचनाओं में बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहे वो एंगल्स आती हों, चाहे वो आपने देखा हो 3 वुमेन वाली रचना, या फिर अन्य रचनाएं जिसमें ये बहुत अच्छे ढंग से दर्शाने का प्रयास करती हैं और भारत की अजंता और एलोरा के चित्रों से जो परिवर्तन इनके दिमाग में आया, जो नया कुछ सीखने को मिला, वो अपने चित्रों के माध्यम से उकेरने का काम करते रहे। फिलहाल इनकी मृत्यु जो है आप जानते हैं कि 1941 में हो जाती है। FN सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा पूरा नाम होता है मित्रों। 1924 में जन्म और 2002 में दुखद मृत्यु होती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ मित्रों? तो 12 अप्रैल 1924 को गोवा के शाली गांव में हुआ था। गोवा वही जो आपका गुजरात के बगल वाला, महाराष्ट्र के बीच वाला बेल्ट होता है, जहाँ के प्रमोद सावंत जी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मनोहर पर्रिकर जी इससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हालांकि अब स्वर्गीय हो गए। तो वही वाला गोवा जिसकी राजधानी पणजी होती है, वही गोवा, ठीक है। तो वहीं पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा का जन्म जो है वो 12 अप्रैल 1924 को हुआ था। आगे बात करें, अगला पॉइंट दिया गया निर्वासनाओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो निर्वासनाओं के चित्रण के लिए सूजा ही जाने जाते हैं, जिन्हें फ्रांसिस न्यूटन सूजा नाम दिया जाता है। सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने कला की शिक्षा जो है वो मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। कहाँ से? मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है, क्या आता है? अगला पॉइंट आपसे कह रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था मित्रों, उस टाइम फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने इसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई थी, यानी सक्रियता के साथ भाग लिया था इस आंदोलन में। आंदोलन को सफल बनाने के लिए इस पर काम किया था। और आगे बात करें तो आगे कहा जाता है अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़ जाते हैं? तो विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा किससे जुड़े? कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े। कब जुड़े? 1947 में जुड़ जाते हैं, यानी 1947 में एक कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उसके सदस्य हो जाते हैं। आगे बात करें तो मित्रों आप जानते हैं कि 1947 में ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना होती है। वो किसके द्वारा की जाती है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा ही 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की भी स्थापना हो जाती है। आगे सूजा न्यूयॉर्क कब जा करके बस जाते हैं? तो न्यूयॉर्क सूजा जब जाते हैं जब 20 साल ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य रह जाते हैं, यानी 1967 में जो है न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वहाँ की सदस्यता ग्रहण करते हैं और वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं।
आगे बात करें तो सूजा की वाइफ का नाम क्या है, यानी सूजा का विवाह किससे होता है, तो मारिया से इनकी शादी होती है। और वर्ड एंड लाइट पुस्तक के लेखक कौन है, तो वर्ड एंड लाइट ये पुस्तक जो लिखी जाती है FN सूजा के द्वारा ही लिखी जाती है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा ही लिखी जाती है। आगे बात करेंगे मित्रों, अगला पॉइंट आता है सूजा का देहांत कब हो गया था। तो सूजा का जो देहांत होता है वो 28 मार्च 2002 को होता है। कब होता है, 28 मार्च 2002 को। कहाँ पर होता है, मुंबई में हो जाता है। मुंबई में, जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, उसी मुंबई में फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने अंतिम सांस 28 मार्च को ली। तो ये कुछ खास बातें थी जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा से जुड़ी थी। वर्ड एंड लाइन पुस्तक बार बार पूछी जाती है, मारिया का नाम पूछा जाता है, इसके साथ इनसे ये पूछा जाता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की, फ्रांसिस न्यूटन सूजा 1947 ये पूछा जाएगा। जन्म पूछा जाए तो गोवा का सालिगांव 1924 का, वो 12 अप्रैल का दिन। इतना डाटा याद रखिएगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा लगभग इन्हीं में कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात किया जाए SH रजा, एक सैयद हैदर रजा नाम के कलाकार हैं, आपके सिलेबस में इनका नाम आता है, आप जानते हैं 1922 में जन्म और 2016 में दुखद मृत्यु होती है। बिंदु यानी बिंदु प्रगतवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया रचना है, तो बिंदु को सैयद हैदर रजा के द्वारा जो है मेंटेन किया गया। रजा के बिंदु प्रतीक है मित्रों, अद्वितीय ऊर्जा के प्रतीक के रूप में बिंदुओं को दर्शाया गया SH रजा के द्वारा। किसके, अद्वितीय ऊर्जा। आगे बात किया जाए, रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विषयों पर आधारित अपने चित्र बनाए, तो मित्रों SH रजा ने सन 2000 के बाद जो विषय चुने उसमें कुंडलिनियों को अपना विषय बनाया, नाग को अपना विषय बनाया, इसके साथ महाभारत को अपना विषय बनाया और इस पर इन्होंने चित्रकारी की। यानी SH रजा ने सन 2000 के बाद अपनी चित्रकारी महाभारत, नाग और कुंडलिनियों पे आधारित कर दी। आगे बात किया जाए मित्रों तो अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है रजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन और मुंबई के दंगों से मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख और पीड़ाओं को दर्शाते हैं। तो शेडे स्कैप एक का नाम होता है, शेडे स्कैप, और दूसरा का नाम आता है बारामूला इन रूइंस। तो बारामूला इन रूइंस और शेडे कैप्स जो है ये मुंबई में दंगे हुए थे और भारत का विभाजन हुआ था, इस पे आधारित है। ठीक है, तो इसको दर्शाते हैं। आगे बात किया जाए मित्रों तो आगे आता है SH रजा ने ब्लैक सन। क्या, ब्लैक सन। तो ये ब्लैक सन 1953 में बनाते हैं और हार्ड डे केस जो है 1951 में बनाते हैं। तो ये चित्रों को कहाँ बनाया था मित्रों, तो ये चित्र फ्रांस में बनाया जाता है, फ्रांस का एक शहर पेरिस, और पेरिस में इन्होंने हार्ड डे केस को 1951 में बनाया और जो ब्लैक सन है उसे 1953 में बनाया। किसने बनाया, SH रजा ने बनाया। SH रजा जो बिंदुवादी कलाकार जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात किया जाए, अगला पॉइंट्स आता है किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु भारत में रजा फाउंडेशन की स्थापना कर दी। यानी जो नए नए कलाकार आते हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए रजा फाउंडेशन की स्थापना SH रजा ने की थी। कहाँ पे की, भारत देश में की। SH रजा का विवाह किससे हुआ मित्रों, क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो जानिन मोजिला का नाम याद रखिएगा, जानिन मोजिला। जबकि जो आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे उनकी शादी किससे हुई थी, तो FN सूजा की शादी मारिया से हुई थी, मारिया से। इनकी जानिन मोजिला से हुई है। जानिन मोजिला कौन थी मित्रों, तो रजा की छात्र मित्र रही हैं, याद रखिएगा, रजा की छात्र मित्र रही हैं, उसी से SH रजा ने शादी की। रजा की एक रचना हम आपको दिखाना चाहेंगे, जल रंग में बनाया गया है मित्रों, गुआचे पेंटिंग्स है, निजी संग्रहालय में सुरक्षित है, जल रंग और गुआचे पेंटिंग्स। ये देख लो रचना है, बहुत अच्छी रचना है, दिखाई दे रही होगी रचना, कुछ समझ में आ रही है क्या है, बस रचना का नाम याद रखिएगा, निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे कहा जाए जानिन मोजिला किस रूप में प्रसिद्ध है मित्रों, तो मूर्तिकार के रूप में जानी जाती हैं। सैयद हैदर रजा थे एक दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध हैं, तो इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एक बार छपा हुआ है। 14 जुलाई 2015 को किस भारतीय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड्स ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया, तो 2015 में 14 जुलाई के दिन लीजेंड्स ऑफ द ऑनर के रूप में SH रजा को चुना गया था, SH रजा को सम्मानित किया गया। राजा को पद्मश्री भी मिला है, आप जानते हैं मित्रों। तो पद्मश्री की अगर बात आती है तो 1981 का सन याद रखिएगा, यानी 1981 का सन याद रखिएगा। जबकि अगर पद्म भूषण की बात करें तो SH रजा को पद्म भूषण भी मिला है, और वो जो है 2007 का सन होता है जब इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। आगे बात किया जाता है, अगला पॉइंट्स आता है, वर्ष 2013 में किस कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण यानी दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी कब मिल जाता है, तो 5 साल बाद, यानी 7 में 5 जोड़ो 12 आता है,
6 साल बाद मिलेगा, 13 में मिलता है मित्रों, 13 में। मनमोहन सिंह ही सरकार रहती है तभी इन्हें मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चला जाए तो सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है मित्रों? ये क्वेश्चंस हमें लग रहा है कम से कम 4 से 5 बार छपा होगा। सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? आपको प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर और टेस्ट पेपर में खूब देखने को मिला होगा। सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? तो उसके लिए एस.एच. रजा का नाम आता है। सौराष्ट्र बढ़िया पेंटिंग इनकी मानी जाती है। अगला पॉइंट बात करेंगे, 10 जून 2010 को रजा की एक पेंटिंग है सौराष्ट्र, वो क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिक जाती है? तो सौराष्ट्र वाली रचना जो है वो 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। 16.42 करोड़ रुपए में बिकी थी। कौन सी रचना? सौराष्ट्र रचना। किसने बनाई? सैयद हैदर रजा के द्वारा बनाई गई। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट्स आता है मित्रों। पॉइंट्स में आपसे कहा गया 2014 की क्रिस्टी की नीलामी में रजा की पेंटिंग ला टेरे एंड चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी मित्रों? तो ला टेरे आपकी 18.61 करोड़ में बिकी थी, जबकि जो चर्च एट म्यूलान है वो 2.03 करोड़ में बिकी थी। 2.03 करोड़ में आपकी चर्च एट म्यूलान बिकी थी। किसकी नीलामी? क्रिस्टी की नीलामी में। क्रिस्टी क्या है? एक नीलामी संस्था है मित्रों, आप जानते हैं, जो ऑनलाइन मार्केट में सभी का डाटा प्रोवाइड कराता है और ऑनलाइन बिक्री करवाता है। तो क्रिस्टी ऑनलाइन संस्था है, ये याद रखिएगा, बेचने वाली संस्था होती है क्रिस्टी। ऐसा चल रहा है कि दोनों पेंटिंग हैं, लाटेरा और चर्च एट म्यूलान। लाटेरा कितने में बिकी थी? 18.61 करोड़ में बिकी थी, और चर्च एट म्यूलान कितने में बिकी? तो 2.03 करोड़ में बिकी थी। आगे बात किया जाए, अगला क्वेश्चंस, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? आगे कहा गया सुदबी ने राजा की पेंटिंग तपोवन, सुदबी ने राजा की पेंटिंग तपोवन जो 1972 में बनी थी, कितने डॉलर में बेची थी? तो ये 14,000 है, 1,47,200 डॉलर, 1,47,200 डॉलर में तपोवन को बेचा गया था सुदबी में। सुदबी भी नीलामी संस्था है, समझ लो। रजा का जन्म 22 जनवरी 1922 को कहाँ पर हुआ? तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले के बावरिया नामक गांव में एस.एच. रजा का जन्म होता है। फ्रांस का प्रिक्स डेला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन होते हैं? तो प्रिक्स डेला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कलाकार का नाम भी रजा होता है, यानी एस.एच. रजा होता है। सैयद हैदर रजा द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र तृष्णा किसके द्वारा नीलाम किया जाता है? तो तृष्णा भी क्रिस्टी की नीलामी में ही बिकता है। आगे बात किया जाए तो 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की आयु में किस महान भारतीय कलाकार का निधन कहाँ हो जाता है? दिल्ली में हो जाता है। तो वो एस.एच. रजा ही हैं जो 23 जुलाई 2016 को अंतिम सांस लेते हैं। रजा के अन्य रचनाओं की अगर बात करते हैं तो अन्य रचनाओं में जैसे सेरीग्राफ आएगा, ये सेरीग्राफ रचना है, चौपाटी रचना है, राजस्थान चित्र श्रृंखला है, आज है, कश्मीर की एक गली है, पतझड़ है, झेलम है। ये सब अच्छी अच्छी रचनाएं हैं जो एस.एच. रजा के द्वारा उकेरी गई, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी प्राप्त हो चुका है। तो ऐसे महान कलाकार की रचनाएं झेलम भी हैं, पतझड़ भी हैं, कश्मीर की एक गली भी है, राजस्थान की चित्र श्रृंखला भी है, सेरीग्राफी भी है, और चौपाटी भी है, सौराष्ट्र भी है। तो ये सब रचनाएँ आप याद रखिएगा। लाटेरे और चर्च एंड म्यूराल भी अच्छी अच्छी रचनाओं में। स्टार्ट करते हैं, रणवीर सिंह बिष्ट की बात करेंगे मित्रों। तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो जन्म है मित्रों वो 1928 में गढ़वाल में हुआ था। रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ आर्ट स्कूल में कब से कब तक अध्ययन किए? तो 1948 से 1954 तक ये यहाँ पे क्या किए हैं? अध्ययन किए हैं, यानी पढ़ाई की है। रणवीर सिंह बिष्ट को लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का प्रधानाचार्य कब बनाया गया? तो ये प्रधानाचार्य का जो जिम्मा पाते हैं मित्रों वो 1968 में पाते हैं, यानी 1968 में पाते हैं, याद रखिएगा। 1968 में प्रधानाचार्य बनते हैं। रणवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में आर्टिस्ट का काम कब किए? तो रणवीर सिंह बिष्ट जो है उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना विभाग में आर्टिस्ट के रूप में 1960 से 1968 तक रहे हैं, याद रखिएगा। यूपी सरकार में सूचना विभाग में काम किए थे। रणवीर सिंह बिष्ट को ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार कौन से वर्ष दिया जाता है मित्रों? 1965 में दिया जाता है, यानी 1965 के सन में इन्हें दिया जाता है। आगे बात करें तो रणवीर सिंह बिष्ट को सर्वोच्च जलरंग कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्वर्ण पदक से कब सम्मानित किया जाता है? तो जल रंग में बढ़िया काम करने के लिए 1966 में यूपी मुख्यमंत्री का स्वर्ण पदक भी इन्हें मिल जाता है रणवीर सिंह बिष्ट जी को। और आप ये तो जानते ही हैं कि रणवीर सिंह बिष्ट के कला गुरु
रणवीर सिंह बिष्ट के कला गुरु कौन? तो ललित मोहन सेन जी हैं, याद रखिएगा, ललित मोहन सेन। और 1960 में लखनऊ बाढ़ के अनेक चित्रों को किसने बनाया था? तो लखनऊ की बाढ़ को रणवीर सिंह बिष्ट ने अपने चित्रों के माध्यम में सहेजा था, बहुत बढ़िया से उकेरा था। आप जानते हैं इनके भाईचारों में और बहुत सारे नाम हैं। ललित मोहन सेन के शिष्य हैं BN जिज्जा, ईश्वरी दास, मदन लाल नागर, HL मेड़, RS बिष्ट, ये सब नाम इन्हीं के साथ आते हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट ही RS बिष्ट हैं, याद रखिएगा। तो ये सब इनके गुरु भाई होते हैं। आगे बढ़े मित्रों, कलाकार का नाम ललित मोहन सेन है जो इनके गुरुजी हैं। आप जानते हैं कि 1898 से 1954 तक इनका कार्यकाल होता है। ललित मोहन सेन का जो जन्म है मित्रों 1898 में नादिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। ललित मोहन सेन ने चित्रकला में डिप्लोमा कब किया? तो 1917 में किया। ललित मोहन सेन ने डिप्लोमा कब किया? 1917 में। और लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश लेने वाले कौन? तो पहले छात्र बनते हैं ललित मोहन सेन जी। सोच लो, नादिया बंगाल में जन्म हुआ 1898 में, और शिक्षा लेने चले आए ये कहाँ पे? लखनऊ कला विद्यालय में। ललित मोहन सेन की प्रतिभा को देख करके किसने लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षक बना दिया? तो नेट हार्ड ने जो है इनकी प्रतिभा को देखा और नेट हार्ड ने इन्हें तुरंत शिक्षक मनोनीत कर दिया। ललित मोहन सेन किस कला विद्यालय में प्रिंसिपल भी थे? तो लखनऊ कला विद्यालय में 1945 में प्रिंसिपल भी होते हैं। आप जानते हैं लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 में होती है, ये याद रखिएगा। ललित मोहन सेन को इंडिया हाउस लंदन की दीवारों पर चित्रांकन करने के लिए कब भेजा जाता है? तो इंडिया हाउस लंदन में जाते हैं और दीवारों पर चित्रकारी करके आते हैं 1928 में, यानी 1928 में। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन के चित्रों में किसका विशेष महत्व दिया गया? तो विशेष महत्व ग्रामीण बालिकाओं का दिया गया है। ये किसके चित्रों में है? ललित मोहन सेन के चित्रों में। ललित मोहन सेन के सबसे प्रमुख शिष्यों की अगर बात करते हैं तो BN आर्य, और उसके साथ BN जिज्जा हैं, ईश्वरी दास हैं, मदन लाल नागर हैं जो लखनऊ के चितेरे के नाम से जाने जाते हैं, हरिहर लाल मेड़ है, और RS बिष्ट का नाम यानी रणवीर सिंह बिष्ट का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है। तो ये जो है किसके शिष्य हैं? आपके ललित मोहन सेन जी के शिष्यों में शुमार हैं, याद रखिएगा। तो ये बात तो आपके ललित मोहन सेन जी की हो गई है। अब ललित मोहन सेन के बाद हमें किसे पढ़ना है? पक्षी चितेरा देवकीनंदन शर्मा को पढ़ना है। देवकीनंदन शर्मा की अगर बात करते हैं मित्रों, देवकीनंदन शर्मा का जो जन्म है 1917 में अलवर राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? अलवर राजस्थान में होता है। देवकीनंदन शर्मा के कलागुरु कौन रहे हैं? तो देवकीनंदन शर्मा के जो कलागुरु रहे हैं उनका नाम शैलेंद्र नाथ डेरहा है, याद रखिएगा। इधर जो आपको रचना दिखाई दे रही है ये मोरों की रचना है, वो मोर बहुत अच्छे से बनाए थे। कौन? देवकीनंदन शर्मा जी। देवकीनंदन शर्मा किस चित्रकला विभाग के अध्यक्ष थे? तो मित्रों चित्रकला विभाग में वनस्थली विद्यापीठ होती है और वनस्थली विद्यापीठ के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं किसके? चित्रकला विभाग के। आगे बात करें, कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा ने भित्तीय चित्रण किससे सीखा? तो नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी से इन्होंने भित्तीय चित्रण सीखा। नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी से इन्होंने भित्तीय चित्रण सीखा है। आगे बात करते हैं मित्रों, आगे कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा का प्रिय विषय है। देवकीनंदन शर्मा का बहुत प्यारा विषय है। तो आप जानते हैं मित्रों पक्षी, और पक्षियों में कौन सी पक्षी? मोर पक्षी को बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया है। देवकीनंदन शर्मा के संग्रह में आज कितने हजार पक्षियों का चित्र है? कितने हजार? तो 1000 पक्षियों का चित्रण देखने को मिल जाएगा। 1963 में लंदन की द ट्रायन ऑफ आर्ट गैलरी में विश्व के कितने पक्षी चित्रों ने भाग लिया था? तो 18 पक्षी चित्रों ने भाग लिया था मित्रों 1963 में। कहाँ पर? लंदन में। कौन सी दीवार पर? द ट्रायन ऑफ आर्ट गैलरी वाले में 18 पक्षी चित्रकार शामिल होते हैं। पूछा गया देवकीनंदन शर्मा को लोग किस नाम से पुकारते हैं? मित्रों देवकीनंदन शर्मा को जो लोग नाम दिए हैं वो नाम दिए हैं भाई साहब का। भाई साहब किसे कहा जाता है? देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। राजस्थानी कला का मंसूर किसे कहा जाता है? तो राजस्थानी कला का मंसूर जो है वो देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। मंसूर आप जानते हैं कि जो है मुग़ल शैली का बहुत अच्छा पक्षी चितेरा था, ये मुग़ल शैली का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहा जाए तो देवकीनंदन शर्मा ने पहली बार पक्षी चित्रों की प्रदर्शनी कब की? तो मुंबई में की थी 1967 में इन्होंने पहली बार पक्षी चित्रों की प्रदर्शनी की थी। कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। ये बात आपके
देवकी नंदन शर्मा की हुई, जिनका जन्म अलवर राजस्थान में हुआ था। 1000 चित्रों का संग्रह इनके संग्रहालय में रखा हुआ है। अब आगे बात करेंगे और राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में देखेंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय मित्रों 1905 में जन्म होता है। कहाँ पे? बालेर राजस्थान में विजयवर्गीय जी का जन्म हुआ है। और राम गोपाल विजयवर्गीय के कलागुरु कौन थे? तो शैलेंद्र नाथ डे गुरुजी थे, और जो चेला था वो राम गोपाल विजयवर्गीय था, याद रखिएगा। राम गोपाल विजयवर्गीय जो हैं वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्राचार्य कब तक रहे हैं? तो जब प्राचार्य की बात आती है मित्रों तो 1945 से 1966 तक ये प्राचार्य रहते हैं, ये आपको सदैव याद रखना है। राम गोपाल को राजस्थान ललित कला अकादमी ने पुरस्कृत कब किया है? तो 1958 में किया, यानी 1958 में किया है। और आगे बढ़ेंगे। राम गोपाल विजयवर्गीय को राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1970 में इन्हें कलाविद से सम्मानित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। और पद्मश्री इन्हें ज्ञानी जैल सिंह कब देते हैं? तो 1984 में देते हैं, यानी 1984 में देते हैं मित्रों। और आगे बढ़ा जाए, आगे क्या कहा जाता है? कहा जाता है मित्रों राम गोपाल विजयवर्गीय के सम्मान में उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किन अभिनंदन ग्रंथ का लोकार्पण किया गया? तो रूपांकन का जो है लोकार्पण किया गया था। राम गोपाल विजयवर्गीय की अगर बात आती है मित्रों तो राम गोपाल विजयवर्गीय जल रंग और वास्तु तकनीकी में किस शैली के बढ़िया वाले चित्रकार हैं, यानी कुशल चित्रकार हैं? तो आप जानते हैं कि राम गोपाल विजयवर्गीय बंगाल शैली के वास्तु शैली के बहुत अच्छे कलाकार हैं। और राम गोपाल विजयवर्गीय की शैली किस नाम से जानी जाती है? तो विजयवर्गीय शैली इनका नाम हो जाता है, विजयवर्गीय शैली के नाम से भी जानी जाती है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे कहा जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय किस युग के कवि थे? मित्रों राम गोपाल विजयवर्गीय किस युग के कवि थे? तो छायावादी युग के बढ़िया वाले कवि राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय किस चित्रण में प्रसिद्ध रहे हैं? तो व्यक्ति चित्रण में बहुत अच्छे रहे हैं, व्यक्ति चित्रण में पारंगत रहे हैं, व्यक्ति चित्रण में प्रसिद्धि रही है इनकी। राम गोपाल का पहला चित्र किस पत्रिका में छपा हुआ था? तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका में इनका पहला चित्र छपा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं, इनका प्रिय विषय क्या रहा है मित्रों? तो कालिदास इनका विषय रहे, तुलसी जी इनके विषय रहे, और जयदेव की कृतियाँ भी राम गोपाल विजयवर्गीय की चित्रों की प्रमुख विषय रही हैं। अब प्रमुख चित्रों की बात करते हैं तो काव्य श्रृंगार इनकी बहुत अच्छी रचना है। इंद्रजीत विजय बहुत अच्छी रचना है। कृष्ण गोपियों के साथ हैं बहुत अच्छी रचना है। सुबह की संगीत भी राम गोपाल विजयवर्गीय की अच्छी रचनाओं में शुमार है। श्रमिक की बात होती है, राम गोपाल विजयवर्गीय की रचना है। पनघट की ओर है, तांगा वाला है, और 13 ताली नृत्य की बात होती है तो ये रचना भी राम गोपाल विजयवर्गीय की है। और नाग पूजा तो राम गोपाल विजयवर्गीय की अच्छी रचना में शुमार ही है। तो इस टाइप से आपने राम गोपाल विजयवर्गीय की भी अच्छी अच्छी रचनाएं देखी। मित्रों रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं, जैसे आपसे हो सकता है कि पूछ ले देवकी नंदन शर्मा की रचना कितने हजार पक्षी इनके संग्रह में है? तो कहेंगे 1000। आपसे हो सकता है पूछ ले कि सुदर्शन पटनायक जी की अगर बात करते हैं मित्रों तो जो है 1977 में पूरी उड़ीसा में इनका जन्म होता है। बहुत अच्छी रेत कलाकृतियाँ बनाते हैं, और ललित कला अकादमी जो भुवनेश्वर था उसके अध्यक्ष का भी काम देख चुके हैं। बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, याद रखिएगा। और चाहे वो आपका कोलकाता वाला भारत भूषण वाला सम्मान हो या अन्य बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जन्म तो आप जान ही गए, पूरी उड़ीसा में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। भारत के समकालीन कलाकार जो अपनी रेत कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो समकालीन में रेत कला आकृतियों के लिए सुदर्शन पटनायक का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हर एक मुद्दा हो, विविधि का मुद्दा हो या फिर कोई लेटेस्ट में हो, सभी पे रेत आकृति अपना बनाते हैं। चाहे भी लेटेस्ट में विराट कोहली का जन्मदिन हो उस पर, चाहे भारत में जो है G20 का आगाज हुआ उसके लिए भी रेत आकृति बनाए। कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको देखते हैं और सामाजिक मुद्दा लगता है उस पर वो अपनी कलाकृति जरूर दर्शाते हैं। भारत सरकार ने सुदर्शन पटनायक को कौन से वर्ष में क्या दिया? पद्मश्री। मित्रों पद्मश्री सम्मान बहुत सारे लोगों को दिया गया। पद्मश्री में आप जानते हैं सुधीर रंजन खासकीर को सबसे पहला चित्रकार होने का जो है वो पद्मश्री मिला था। चित्रकार मूर्तिकार दोनों रूप में है। कब मिलता था? तो उन्हें जो है वो 1957 में मिला था। लेकिन सुदर्शन पटनायक साहब को कब मिला? तो 2014 में मिला। 2014 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ा जाए मित्रों तो अगला नाम आता है
सुदर्शन पटनायक के साहब के साथ जो है वो पीपल्स चाइल्ड अवार्ड होता है मित्रों। बुल्गारिया सरकार ने इन्हें जो है पीपल्स चाइल्ड अवार्ड दिया, वो 2016 में दिया था। तो बुल्गारिया जो है सरकार जो है वो सुदर्शन पटनायक जी को कब जो है पीपल्स चाइल्ड अवार्ड से नवाजती है, तो वो सन जो है 2016 का होता है। सुदर्शन बाबू की अगर बात करते हैं तो सुदर्शन पटनायक को 2012 में किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सोचो, डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिल जाती है। तो उड़ीसा का एक विश्वविद्यालय है मित्रों, बेहरामपुर विश्वविद्यालय। तो बेहरामपुर यूनिवर्सिटी ने जो है वो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से 2012 में सुदर्शन पटनायक जी को सम्मानित किया है। और आगे बात की जाए तो जो है सुदर्शन पटनायक वर्तमान में किस राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हैं। 2018 में राज्य ललित कला अकादमी भुवनेश्वर के क्या थे, प्रेसिडेंट के रूप में भी सुदर्शन पटनायक ने कार्य किया है। याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक एक अच्छा चेहरा, बढ़िया चेहरा और सैंड आर्टिस्ट के रूप में ख्यातिलब्ध चेहरा है। आगे बात करते हैं मित्रों, तो आगे कहा जाता है कि सुदर्शन पटनायक जो है वो क्या रहे, तो बाल्यावस्था में किस स्थान पर रेत आकृतियाँ बनाते थे। तो मित्रों इनका जहाँ जन्म हुआ उड़ीसा में पुरी में समुद्र का तट है और उसी समुद्र के तट पे बढ़िया से अपनी बालू की कलाकृति यानी रेत की आकृति बनाया करते थे, लेटेस्ट मुद्दों को उकेरा करते थे। आगे कहा जाता है भारत के प्रसिद्ध बालू यानी रेत कलाकार कौन है, तो वो भी नाम सुदर्शन पटनायक का ही जुड़ता है। महाराष्ट्र सरकार ने सुदर्शन पटनायक को कब जो है गोदावरी पुरस्कार से सम्मानित किया था या पुरस्कृत किया था। तो गोदावरी पुरस्कार जो इन्हें मिलता है वो 2012 में मिलता है। महाराष्ट्र सरकार देती है, किसे देती है, सुदर्शन पटनायक साहब को देती है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, तो और बढ़िया बढ़िया जो है इनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। जैसे कहा गया पहले ऐसे भारतीय कलाकार जिन्होंने इंटेलियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो पहला भारतीय पुरस्कार, वो भारतीय पहला कलाकार सुदर्शन पटनायक हैं जिन्हें इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है यानी नवाजा गया है। और आगे बढ़ते हैं, सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष इटली की राजधानी रोम में एक समारोह में इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मित्रों वह पावन सन तो है 2019 का रहा है। 2019 में रोम में जो है इन्हें मिलता है इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड। भारत के पहले व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित हो रही है मित्रों या स्थिति है, तो मित्रों ये आपकी पूरी उड़ीसा में सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट है। सुदर्शन के नाम पे ही सुदर्शन आर्ट सैंड इंस्टीट्यूट है। सुदर्शन पटनायक किस वर्ष सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना करते हैं मित्रों, तो ये 1994 में करते हैं। 1994 में इनके आर्ट इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना हो जाती है। सोचो 1977 में जन्म हुआ है, 94 में एस्टेब्लिश हो गया, यानी 17 साल में इन्होंने इंस्टीट्यूट भी खोल दिया अपना खुद का, सुदर्शन आर्ट इंस्टीट्यूट। अच्छी बात है ना। अगला पॉइंट्स कह रहा है वर्ष 2001 में किस राज्य सरकार ने सुदर्शन पटनायक को भारत ज्योति पुरस्कार से पुरस्कृत किया। मित्रों भारत ज्योति पुरस्कार जो है वो कोलकाता गवर्नमेंट देती है यानी दीदी वाला, तो वो जो है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को 2001 में भारत ज्योति पुरस्कार भी दे देती है। मित्रों अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रेत कलाकार के रूप में प्रसिद्धि किसकी है, तो सुदर्शन पटनायक की है, जिसे 1977 में जो है जन्म होता है पूरे उड़ीसा में। अच्छे कामों के लिए सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। इनका जो है उड़ीसा राज्य सरकार का ललित कला का अध्यक्ष पूछा जा सकता है तो 2018 याद रखिएगा। जन्म पूछा जा सकता है तो 1977 याद रखिएगा पूरी उड़ीसा। और ये याद रखिएगा कि पद्मश्री इन्हें भारत सरकार कब दी, तो पद्मश्री आप जानते हैं कि 2014 में दी, 2014 में। ठीक है, समझ में आया सारी बातें। ये याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री 2014 में दी गई, जबकि सुधीर रंजन खासगी साहब को कब दी गई थी, तो 1957 में दी गई थी, क्योंकि वो पहले व्यक्ति रहे जिन्हें चित्रकार मूर्तिकार के रूप में पद्मश्री सम्मान मिला। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों को मिला। भूपेन खक्कर साहब को लगभग 84 में मिला था, 1984 में। राम कुमार साहब को 72 में मिल गया था। मकबूल फिदा हुसैन को आप जानते हैं 1966 के आसपास मिला था। के हब्बार साहब को 1961 में मिल गया था। तो इस टाइप से बहुत सारे कलाकार बाद में आए। ठीक है, तो उन सभी को भी मिला है पद्मश्री। और सुदर्शन पटनायक साहब से
इतना ही डाटा पर्याप्त है, इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। लेटेस्ट में बहुत सारी रचनाओं पर इन्होंने बनाई है, याद रखिएगा, चाहे वो मोदी जी की माँ की रचना हो, चाहे वो G20 का हो, चाहे अभी लेटेस्ट में जो है विराट कोहली का जन्मदिन हुआ उसके लिए हो, या फिर कोई अन्य जो सामाजिक मुद्दा लगता है उस पर रेत कलाकृति सुदर्शन पटनायक ही बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। जो समझाने का प्रयास किया गया वो आपने समझा होगा। आपकी परीक्षा में सीधे यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। मित्रों, बुल्गारिया सरकार ने पीपल्स सेल्स अवार्ड किसे दिया, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, 4-5 ऑप्शंस देंगे, उसमें से आपको क्या लगाना होगा, सुदर्शन पटनायक का नाम लगाना होगा ना, इन्हों को मिला था।